चलिए हम डिस्कस करते हैं मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और ये जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो वनडे एग्जाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, सीपीओ हो गया आपका, दिल्ली पुलिस हो गया, CHSL हो गया या SSC CGL हो गया, ये जो भी एग्जाम्स है इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अत्यधिक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था तथा अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना था? हमारे ऑप्शंस है PD दिनाकरन, हेमचंद्र राय चौधरी, जेम्स प्रिंसेप और रोमिला थापर। यहाँ पे आपका आंसर है रोमिला थापर। ये इंडियन हिस्टोरियन है, मतलब भारतीय इतिहासकार हैं, जिन्होंने जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसका मुख्य कारण हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और अनट्रेन्ड ऑफिशियल सिस्टम को बताया है। ठीक है, और जो मौर्य साम्राज्य के जो मुख्य जो पतन के कारण माने जाते हैं वो है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, अशोक की अहिंसावादी नीति, वित्तीय संकट, दमनकारी शासन, अति केंद्रीकृत शासन, योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तो रोमिला थापर के अनुसार यह माना गया कि जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ है वो अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था तथा अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है रोमिला थापर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म महामात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो अशोक दिया गया है, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ। धम्म महामात्र की जो नियुक्ति की थी वो अशोक ने की थी। अशोक ही पहला शासक था जिसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है, धम्म और बौद्ध धर्म में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। धम्म क्या थे? नीति के सिद्धांत थे, मतलब नैतिक शिक्षा से संबंधित है, और बौद्ध धर्म अपने आप में एक धर्म है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट जो वर्ड यूज किए, शब्द यूज हुआ है वो है धम्म महामात्र। ये क्या है? धम्म महामात्र सम्राट अशोक के उच्च अधिकारी थे जो अशोक के द्वारा प्रचारित धर्म संबंधी मामलों और कार्यों की देखभाल करते थे। इनका मुख्य कार्य जनता को धर्म की बातें समझाना, उनमें धर्म के प्रति रुचि पैदा करना था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो अशोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक किस वर्ष में हुआ था? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व और 324 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में, मतलब जब वो 25 ईयर्स का था, तब उसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये 322 BC में की थी उसने, मतलब 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और उसी वर्ष उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका आंसर है 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सबसे पहले एक बार जान लीजिए, एरोर, बैराट भब्रू, मास्की, रूपनाथ, ये सारे ही अशोक के अभिलेख हैं। ठीक है, ये अशोक के अभिलेख हैं सारे।
एरर जो अभिलेख मिला है वो है मिला है हमको मिर्जापुर से, मिर्जापुर यूपी। मेरठ भबरू राजस्थान, मास्की कर्नाटका, रूपनाथ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक के 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। पहला मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उड़ेगोलम। ठीक है, ये 4 अभिलेख अशोक के हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन मास्की पहला अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो आपका आंसर है मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? इसका आपका आंसर है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी इतिहासकार था। इसको सेलिकस निकेटर जो कि ग्रीक का क्षत्रप था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था मैगस्थनीज को। और मैगस्थनीज ने जो अपने विवरण लिखे हैं वो किस बुक में लिखे हैं? वो है आपकी इंडिका। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। मैगस्थनीज की बुक कौन सी थी, या मैगस्थनीज ने अपने विवरणों को किस ग्रंथ में लिखा है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा के नाम से पुकारा है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए मैगस्थनीज, फाहियान, चाणक्य और वाचस्पति गेरोला। तो जो मैगस्थनीज है, आपका आंसर यहाँ पर मैगस्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा के नाम से पुकारा है। फाहियान पहला चाइनीज ट्रेवलर था या यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का शासक था, उसके दरबार में आया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आपका इसका आंसर है मैगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? कौटिल्य से यहाँ पे जो तात्पर्य है वो है चाणक्य से, और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, जो बुक थी इनकी थी, वो थी अर्थशास्त्र। दिस इज बुक। तो यहाँ पे उसमें कितने अधिकरण थे? इस बुक में 15 अधिकरण थे। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे 15, 2। ठीक है, तो जो अधिकरण थे वो थे 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्र के किस अधिकरण राज्य के सप्तांग, स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोश तथा मित्र का विवरण है? तो कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उसके 6ठे अधिकरण में इसका वर्णन किया गया है सप्तांग का। तो सप्तांग जो है वो थे क्या क्या? स्वामी, जिसको हम जानते हैं राजा के नाम से, राजा, अमात्य मंत्री,
राष्ट्र, जनपद, दुर्ग, किले, बल, सेना, कोष, पैसा। ठीक है मित्र, आप जानते ही हैं। तो जो अर्थशास्त्र का जो छठा अधिकरण है उसमें इसका विवरण दिया गया है। इसका आपका आंसर है छठे अधिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का उल्लेख उसने कौन से अभिलेख में किया है? तो अशोक का जो 13वां अभिलेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, और यह जो कलिंग युद्ध हुआ था वो आठवीं जनजाति के साथ हुआ था। तो आपका इसका आंसर है 13वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि एक ब्राह्मण था, और इसकी जो हत्या की गई थी 185 बीसी में की गई थी। और इसमें पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की नींव रखी थी, नींव रखी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक जो बनता है यहाँ पे, वो ये भी बन जाता है कि शुंग वंश की नींव रखने वाला कौन था? तो आपका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। बिंदुसार को आप जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण तथा कलाकृतियों में सर्वप्रथम पाषाण का प्रयोग किसके शासन से प्रारंभ माना जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके दे रखे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। आपका आंसर है यहाँ पे अशोक। अशोक ने ही भारत में सबसे पहले अपने अभिलेख लिखवाए थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले किसने अपने अभिलेख लिखवाए थे, तो वर्ल्ड में जो अभिलेख लिखवाए थे सबसे पहले वो लिखवाए थे डायरियस वन ने सबसे पहले अपने अभिलेख लिखवाए थे, जो कि एक पर्शियन किंग था। ठीक है, पर्शियन किंग था। तो इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में जो अभिलेख लिखाए गए, भारत में सबसे पहले अभिलेख अशोक ने लिखवाए, वर्ल्ड में डायरियस वन ने अपने अभिलेख लिखवाए थे। तो आपका इसमें आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? मौर्य जो शासक थे उनकी जो नेशनल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। यहाँ पे आपका आंसर है प्राकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? यहाँ पे आपको कुछ शिलालेख दिए गए हैं। शहबाजगढ़ी शिलालेख, धौली शिलालेख, कांधार शिलालेख और गिरनार शिलालेख। ये जो सारे के सारे शिलालेख हैं ये अशोक के ही शिलालेख हैं। ठीक, और ये जो शहबाजगढ़ी शिलालेख है वो हमें पाकिस्तान से मिला है। धौली शिलालेख जो है वो उड़ीसा, कांधार शिलालेख अफगानिस्तान, गिरनार शिलालेख गुजरात से मिला है। तो यहाँ पे जो सुदर्शन झील का जो सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है वो गिरनार शिलालेख से हमको मिलता है, और ये गुजरात में है, अशोक का अभिलेख है। और इसके बाद
बहुत से शासक हुए जिन्होंने उसी जगह पे अपने अभिलेख लिखवाए हैं, जिसमें से एक थे रुद्रशक राजा। रुद्रदामन। मन वन। इनका जो अभिलेख था वो था जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है गिरनार शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी। तो अशोक के समय जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोशाली। पाटलिपुत्र जो उस समय राजधानी थी वो थी प्राची की। तक्षशिला राजधानी थी उत्तरापत की। उत्तरापत। तोशाली तो बता ही दिया मैंने, कलिंग की थी। स्वर्णगिरी जो राजधानी थी वो थी दक्षिणापत की। पत। तो यहाँ पे कलिंग की राजधानी पूछी गई, तो आपका आंसर हो जाता है तोशाली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन में केंद्र के समस्त उच्चाधिकारियों का संवर्ग जो आधुनिक आईएएस के समान था, क्या कहलाता था? यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है महामात्य, ग्रामिक, समाहर्ता और अमात्य। तो महामात्य जो होते थे वो थे जो महामात्य चक्रों के अंतर्गत विविध मंडलों का शासन करने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते थे महामात्य। ग्रामिक जो हेड ऑफ द विलेज पंचायत, मतलब जो विलेज की जो पंचायतें होती थी उनका जो हेड होता था, उनका जो मुखिया होता था, प्रमुख, उसको ग्रामिक के नाम से जानते थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, राजस्व विभाग का प्रधान। मतलब वो टैक्स कलेक्टर होता था, प्रधान। अमात्य, अमात्य को ही आईएएस के समान माना जाता था उस समय। तो आपका यहाँ पे आंसर है अमात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मौर्य प्रशासन में भूमि की पैमाइश करने वाले पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में जो भी लैंड मेजरिंग ऑफिसर होता था उसको रज्जुक के नाम से जानते थे। क्या कहते थे हम? रज्जुक। तो यहाँ पे आपका आंसर है रज्जुक। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, तो जो लैंड मेजरिंग ऑफिसर था उसको रज्जुक कहते थे। आपका आंसर है रज्जुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश में भेजा था? तो अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। आंसर है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है जेम्स प्रिंसेप, मैगस्थनीज, फायान, डायमैक्स। सॉरी, जो मैगस्थनीज था इसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फायान के बारे में बता दिया, चाइनीज ट्रेवलर था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का शासक था, उसके दरबार में आया था। जेम्स प्रिंसेप ये अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर के पद पर तैनात था। इसने 1837 में ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी, इसलिए यह कहा जाता है ये अशोक की जो अभिलेख थे उनको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था।
क्योंकि जो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो हमें 4 लिपियों में मिले हैं, ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी और अरेमाइक सॉरी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास बचता है डायमैक्स। तो एंटियोकस वन जो कि सीरिया का राजा था, इसने ही डायमेक्स नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो आपका यहाँ पे आंसर है डायमेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी के अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है? तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, कौशाम्बी अभिलेख, शार ए कुना अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, सोपारा अभिलेख। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है कौशाम्बी अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। कौशाम्बी के अभिलेख ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। बाद उत्तर प्रदेश, यूपी। शारे कुना जो अभिलेख मिला है वो पाकिस्तान से मिला है, कांधार। और ये भी अशोक का ही अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख, ये जो अभिलेख है वो मैंने पहले आपको क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ये रुद्र दामन वन जो कि शक राजा थे उनका अभिलेख है, और ये गुजरात में है। अब है सोपारा अभिलेख, ये भी अशोक का अभिलेख है, महाराष्ट्र में से मिला है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो कौशाम्बी अभिलेख है। रानी के अभिलेख के नाम से इसी अभिलेख को जाना जाता है। आपका आंसर है कौशाम्बी अभिलेख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दाशनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एंटियोकस वन ने डायमेक्स नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पे आपका आंसर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? यहाँ पे आपके कुछ शिलालेख दे रखे हैं, जैसे गिरनार का शिलालेख, मनसेहरा शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख। यहाँ पे आपका आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख, जो कि युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है। और जो गिरनार का अभिलेख मैं पहले बता चुकी हूँ, गुजरात से मिला है। ठीक है, मनसेहरा शिलालेख पाकिस्तान, पांचवा बृहद शिलालेख, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। किसकी? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो और फिर है कलिंग का पृथक शिलालेख, जिसमें युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट किया गया है। आपका आंसर है 4, कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में जो भी राज की भूमि से प्राप्त आय या जो इनकम होती थी उसी को सीता के नाम से डेजिग्नेट किया जाता था, या उसी को सीता कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका आंसर है राज्य की भूमि से प्राप्त आय।
ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे 2 सूचियां दी रखी हैं जिसमें कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं या और उनके कुछ दूसरे नाम दे रखे हैं। इनमें आपको सम्मिलित करना है किसको किस नाम से जाना जाता था, बताना है आपको। तो चंद्रगुप्त जो थे उसको सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था, सैंड्रोकोटम। और बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात यूनानी यह नाम उसको यूनानी लेखक थे उन्होंने दिया था। विष्णुगुप्त चाणक्य को कहा जाता है, जो कि कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और प्रियदर्शी ये अशोक का नाम था, जो कि जेम्स प्रिंसेप ने दिया था उसको। तो जो प्रियदर्शी है, सॉरी, जेम्स प्रिंसेप ने दिया नहीं था। अशोक की जो पहचान प्रियदर्शी के साथ जो करवाई थी वो थी जेम्स प्रिंसेप ने करवाई थी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन इस अकॉर्डिंगली सही हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर है 3। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारा गया, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से, अशोक को प्रियदर्शी के और चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। तो जो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पूरे भारत में उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, कुछ जगहों को छोड़कर। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था। वो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर के पद पर तैनात था। और 1837 में इसने खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और जो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो हमें खरोष्टी, यूनानी, अरेमाइक और ब्रह्मी लिपि में ही मिले हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो जेम्स प्रिंसेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म तथा संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का प्रमाण मिलता है तथा यह शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो अशोक का प्रयाग शिलालेख, अशोक का भब्रू शिलालेख, कौशाम्बी अभिलेख, अशोक का रुद्रदेई अभिलेख। तो आपका आंसर यहाँ पे है अशोक का भब्रू शिलालेख, जो कि विराट राजस्थान से हमको मिला है। और इसी से यह सिद्ध होता है कि अशोक के बौद्ध धर्म तथा संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का प्रमाण इसी अभिलेख से हमें मिलता है। तो आपका आंसर है अशोक का भब्रू शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन 3, दैट इज भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। उसने जब उसने रक्तपात देखा तो अपनी जो भी युद्ध की नीतियां थी उसने उसको सदा के लिए त्याग दिया था। आपका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिले हैं। तो अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख मिले हैं वो हमें प्राकृत व ब्रह्मी लिपि में मिले हैं। आपका ऑप्शन 1 सही है।
तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया, जो अशोक के अभिलेख जो मिले हैं वो हमें ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। सेकंड हमारी खरोष्टी लिपि है, उसमें मिले हैं खरोष्टी लिपि। दूसरी यूनानी, जो कि ग्रीक, और दूसरी अरे माइक। ये इन 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख मिले हैं हमको, खरोष्टी, यूनानी, अरेमाइक और ब्राह्मी लिपि। तो जो सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं वो हमें ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी, इसका आंसर जो आपको बन जाता है वो हमारा ऑप्शन 1 है, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली ये एक राइटर है और ये प्रिंस ये बुक है। तो जो तुलना की गई है, जो कंपैरिजन किया जाता है मैकियावेली का और उनकी बुक का, वो किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन थे? हम चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसे इसका प्रिंस बुक का कंपैरिजन किया जाता है। आपका आंसर है ऑप्शन 2, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा उस वक्त जो प्रचलित थी वो थी पर्ण। तो आंसर है आपका पर्ण। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिए, गिरनार दे रखा है, कंधार दे रखा है, पाटलिपुत्र दे रखा है, टोपरा दे रखा है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आप, इम्पॉर्टेंट बात है सोचने वाली कि मतलब कोई भी व्यक्ति अपना जो प्रचार करेगा वो दूसरे राज्यों में करेगा, अपने राज्य में नहीं करेगा। तो अशोक जो था वो पाटलिपुत्र में राज्य करता था और इसलिए उसके जो अभिलेख मिले हैं हमें पाटलिपुत्र से नहीं मिले हैं, और हमें जो उसके अभिलेख मिले हैं गिरनार से मिले हैं, गुजरात, कांधार से मिले हैं और टोपरा से मिले हैं। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से अशोक के शिलालेख हमें नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो विशाखदत्त के जो ग्रंथ था मुद्रा राक्षस, उसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। ठीक है, इस ग्रंथ से में हमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, जो कि विशाखदत्त का ग्रंथ है। हमारा आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत से अलग से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैगस्थनीज ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज का वर्गीकरण नहीं किया। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैगस्थनीज ने जो समाज का जो विभाजन है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में नहीं किया है। उसने जो भारतीय समाज की श्रेणियों को विभाजित किया है वो 7 भागों में किया है। तो ये कौन कौन सी है बताती हूँ मैं आपको। जो वर्ग है जिसमें मैगस्थनीज ने समाज की श्रेणियों को बांटा है वो है, नंबर 1 दार्शनिक, ठीक है, नंबर 2 किसान, नंबर 3 शिकारी व पशुपालक। नंबर 4
अमात्य या सभासद। फाइव शिल्पी या कारीगर। योद्धा या सैनिक। और नंबर 7 निरीक्षक या गुप्तचर। ठीक है, तो जो मैगस्थनीज है उन्होंने जो समाज को जो श्रेणियों में जिन श्रेणियों में विभाजित किया है वो 7 है। दार्शनिक, किसान, शिकारी व पशुपालक, अमात्य या सभासद, शिल्पी व कारीगर, योद्धा व सैनिक, निरीक्षक या गुप्तचर। इम्पॉर्टेंट बात है जो आप याद रखिएगा कि मैगस्थनीज ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में समाज का वर्गीकरण नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका आंसर है 7। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको इस बात को। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला इज द करेक्ट आंसर। तो श्रवणबेलगोला एक जैन तीर्थ स्थल है जहां बाहुबली गोमतेश्वर महाराज की मूर्ति है और जो कि दिगंबर समुदाय से रिलेटेड थे। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आपका आंसर हो गया श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश में जिला प्रशासक को ही स्थानिक के नाम से जाना जाता। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। आंसर है आपका जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र ग्रंथ का प्रमुख विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को इसमें कि ये जो अर्थशास्त्र है ग्रंथ वो नाम से यह दर्शाता है कि ये इकोनॉमी की बुक है, लेकिन ये गलत है। इकोनॉमी की बुक ना होके ये शासन व्यवस्था पर आधारित बुक है जो कि राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है किस विषय पर आधारित है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको शासन व्यवस्था या राजनीति पर ही आपको अपना आंसर टिक करना है। ठीक, तो आपका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में सन 298 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति से देह त्याग करने वाला मौर्य शासक कौन था? आपके ऑप्शंस है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो अपने अंतिम दिन थे वो श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे और जो उनके गुरु थे वो थे जैन मुनि भद्रबाहु। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें।